अब एक बार इसको वापस से नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर है शेयर एंड शेयर कैपिटल, है ना। प्रॉपर मीनिंग एक एक चीज को देखते हैं हम लोग, अच्छे से समझते हैं ताकि हमको कोई डाउट ही ना हो। एक मिनट बेटा बस रुकना। चलो लेट अस स्टार्ट। हम लोग आते हैं मीनिंग, टाइप्स एंड इशू ऑफ शेयर कैपिटल पे। सबसे पहले शेयर कैपिटल की मीनिंग की बात करते हैं। शेयर कैपिटल की देखो मीनिंग क्या लिखी है, और आपको भी ये ध्यान रखना है, कैपिटल अरेंज बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट लेक्चर में भी ये चीज बताया था कि कंपनी में पैसा कंट्रीब्यूट करने का यार तरीका यही होता है बेसिकली। ये मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आपको ना, ताकि एक ना रहे। कंपनी में पैसा कंट्रीब्यूट करने का तरीका ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या खरीदना है, शेयर खरीदना है। जितने शेयर खरीदोगे आपकी कंपनी में क्या आएगा, पैसा आएगा, ये माना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आज आप एक कंपनी चला रहे हो और आपको अगर चाहिए 1 लाख रुपए का कैपिटल, 1 लाख रुपीज का कैपिटल चाहिए, तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, शेयर जो है वो पब्लिक को सेल करने होंगे। जब पब्लिक शेयर खरीदेगी तो आपकी कंपनी को पैसा मिलेगा, क्योंकि शेयर से पैसा आ रहा है, इसलिए शेयर कैपिटल इसे कहा जाता है। इसके अपने अलग अलग क्लासिफिकेशन है शेयर कैपिटल के, जैसे नॉमिनल कैपिटल, ये इसको ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे आप बात करते हो नॉमिनल कैपिटल की, तो ये वो कैपिटल है विथ विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, कैपिटल विथ विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। कंपनी जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है उसे हम कहते हैं बेसिकली ऑथराइज कैपिटल, या नॉमिनल कैपिटल, या रजिस्टर्ड कैपिटल। मतलब ये वो लिमिट है जिस लिमिट तक आप कैपिटल ला सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर कंपनी बोलती है कि उसको ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए, तो ये 10 लाख को कैसे लाना चाह रही है, तो 1 लाख शेयर बेचेगी, 1 लाख शेयर बेचेगी ऑफ 10 ईच, 10 रुपए ईच का वो शेयर बेचेगी। तो जब वो 10 रुपए ईच का शेयर बेचेगी तो उसको 10 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1 लाख शेयर उसको बेचने पड़ेंगे। तो ये लिमिट है। अब इस लिमिट को अगर टच कर जाते हो तो इससे ज्यादा कैपिटल नहीं ला सकते। अब लाना है तो पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो इशूड कैपिटल आता है। जब इशूड कैपिटल कहा जाता है तो याद रखो ये पार्ट है ऑथराइज शेयर कैपिटल का। एक बार मैं आपको पुराना भी रिपीट कराते हुए चल रहा हूँ। ये पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल है जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है, जिसको पब्लिक खरीदना चाहती है, जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है, उसे हम इशूड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर है, मतलब आप 1 लाख शेयर पब्लिक को बेच सकते हो। अभी आपने 60,000 शेयर पब्लिक को ऑफर करे तो इशूड कैपिटल हो गया। उसमें से पब्लिक ने जितना खरीदा उसे आप बोलोगे सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जो पब्लिक आपसे खरीदती है वो सब्सक्राइब कैपिटल कहलाता है। अब जितने का पैसा पे हो गया वो पेड अप कैपिटल है, और जितने का पैसा मंगाना है वो कॉल्ड अप कैपिटल है। आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज समझ आ गई है आपको तो ये सारे क्लासिफिकेशंस हो गए। अब एक प्रोविजन पे आते हैं। ये प्रोविजन हमको सेक्शन 60 का पता होना चाहिए। जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 60 है वो ये कहता है कि कंपनी का कोई भी नोटिस होगा या एडवर्टीजमेंट होगा या कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन होगा या बिजनेस लेटर होगा या बिल हेल्ड होगा या कोई भी लेटर होगा, ठीक है, कंपनी को क्या करना है, उसमें अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल शो करना है। ठीक है, आगे आप ध्यान रखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ उन नोटिस में, एडवर्टीजमेंट में, ऑफिशियल पब्लिकेशन में, लेटर में, बिल हेड में कंपनी क्या करेगी, अपना सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल भी शो करेगी। तो कट शॉर्ट करके बात करें तो हमें क्या कहता है सेक्शन 60 कि आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल भी दिखाना है और पेड अप शेयर कैपिटल भी शो करना है। अगर आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हो तो बेसिकली ये माना जाएगा कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी है वो लग जाएगी 10,000 रुपए की, और कंपनी के जिस ऑफिसर को ऑथराइज किया गया था, क्या करने के लिए ऑथराइज किया गया था, बिल हेड्स पे लिखने के लिए कि ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल लिखो, उन पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना जब तक वो ऐसा करते रहेंगे। अब जैसे आपको ये प्रोविजन अगर समझ आ गया है तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देना है तो क्वेश्चन कैसा देता है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से देता है कि
जैसे भुवन है, जैसे भुवन है इज द डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, ये एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर है, एंड ही इज ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट papers on behalf of company, papers on behalf of company. The letterhead of company, the letterhead of company does not contain authorized share capital and paid up share capital amount. What penalty shall be imposed on company and भुवन? क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भुवन जो है एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर है, इसको क्या है पेपर ऑथराइज कर एग्जीक्यूट करने के लिए ऑथराइज किया गया था। कंपनी के लेटर हेड पे ना ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा है ना पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है। बताओ कंपनी और भुवन पे क्या पेनल्टी लगेगी? अगर एक क्वेश्चन आया तो कर पाओगे कि नहीं आया ना? यस सर, हो जाएगा। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आंसर क्या लिखेगा? इसमें आएगा कंपनी को 10,000 की पेनल्टी लगेगी और जो डायरेक्टर है उसको 5,000 की। अब भाई तुमको करना ये है कि पहले तुमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि सेक्शन 60 क्या है। एज पर सेक्शन 60 पूरा आंसर के साथ बताना, कभी भी डायरेक्ट मत शुरू करना, प्रोविजन आपको बताना है, जो प्रोविजन पूरा लिखो, उसके बाद लिखो इन द प्रेजेंट केस, ओके सर। इन द प्रेजेंट केस द कंपनी कितनी पेनल्टी? तो 10,000 एंड भुवन कितनी पेनल्टी? 5,000। ये बताना पड़ेगा। अगर आया तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। हाँ सर। बन जाएगा ये, इसमें कोई यस सर। दिक्कत नहीं है। हाँ सर। चलो तो फिर नेक्स्ट आगे के प्रोविजन पे आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखो, अच्छे से सुनो। आपको सेक्शन 60 का प्रोविजन समझ आ गया। अब आते हैं कि यार शेयर क्या है, शेयर क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, थोड़ा इस पर आते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। शेयर का मतलब होता है कंपनी के शेयर कैपिटल का हिस्सा। हम इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, स्मॉलर यूनिट्स in which capital of company is divided. ऐसे स्मॉलर यूनिट जिसमें कंपनी का कैपिटल डिवाइडेड है उसे शेयर बोला जाता है। ठीक, इसके फीचर्स को थोड़ा सा हमको देखकर करना होगा, समझकर करना होगा। देख लो, सबसे पहला फीचर आपको याद रखना है, शेयर एक तरह का राइट है, ठीक है, टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग विद इट सर्टेन राइट एंड लायबिलिटी विच द कंपनी while the company is going concern and in its winding up। आपको एक एक लाइन का मतलब मैं समझा रहा हूँ। सपोज करो कंपनी का शेयर है 1 लाख, 1 2 3 4 5, ये कंपनी का शेयर कैपिटल है। अब इसमें बेसिकली ये माना जाता है कि 10,000 रुपए आपने लगाया है। मान लो ये इन्वेस्टमेंट जो है युवराज का है, तो ये माना जाएगा ये 10,000 रुपए इसने शेयर खरीद के ही तो लगाया होगा। तो कंपनी में इसका राइट किस प्रपोर्शन में है? 10,000 रुपए के प्रपोर्शन में। 1 लाख में से 10,000 करूंगा तो कितना परसेंट? 10% का इसका राइट है। प्लस की इसकी लाइबिलिटी भी किस प्रपोर्शन में है? तो ये भी 10% के हिसाब से। तो जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है मतलब चल रही है, तो ये अपने 10% के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएगा। और जब कंपनी का वाइंड अप होगा, वाइंडिंग अप होगा, तो भी ये माना जाएगा लाइबिलिटीज पे करना होगा और इसका कुछ पैसा बचा होगा तो इसको पे करना पड़ेगा। तो शेयर आपको एक अधिकार देता है कंपनी के शेयर कैपिटल में। मतलब ये कि जब आप कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर देते हो तो एक परसेंटेज कैलकुलेट करके डिसाइड कर दिया जाता है कि आपकी होल्डिंग कितनी है। तो जैसे 1 लाख शेयर कैपिटल था, भुवन के पास अगर 10,000 है तो उसकी होल्डिंग 10% है। तो अब 10% शेयर पे इसका राइट है, 10% पे इसकी लाइबिलिटी है। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है मतलब चल रही है, या जब वाइंड अप होगा तब तक इसकी राइट या लायबिलिटी रहेगी ही रहेगी। आप बताओ, आपको ये पॉइंट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आया सर। समझ आ गया सर। समझ आ ठीक गया। है, एक एक चीज को डिटेल में जाके करेंगे हम लोग, ठीक है, एक पॉइंट इधर उधर नहीं होगा अपना।
दूसरी चीज, शेयर is the right to participate in the profit made by the company while it is going concern। देखो जब भी going concern वर्ड यूज हो तो इसका मतलब याद रखना कंटिन्यूइंग। जब कोई कंपनी चलती रहती है तो उसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं। तो जब आप शेयर खरीदते हो तो कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल जाता है। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर खरीद के कैपिटल लगा रहे हो। कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लगाने वाला बेसिकली ओनर होता है। तो जब आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में तो प्रॉफिट ही तो एक्सपेक्ट करोगे। तो हाँ बिल्कुल आपको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 44 VIMP है, इसका रेफरेंस आपको कई जगह पर मिलेगा। सेक्शन 44 बेसिकली ये कहता है कंपनीज एक्ट का, भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कि शेयर जो है ठीक वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह है और वो बिल्कुल ट्रांसफरेबल हो सकता है एज पर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, एज पर आर्टिकल ऑफ द कंपनी का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि अगर पब्लिक कंपनी है तो इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। बिल्कुल आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दो। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर होता है। मतलब ये ट्रांसफर तो कर सकते हो पर अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने मना कर दिया या रिफ्यूज कर दिया ट्रांसफर ना करने से तो फिर आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। आपको ये बात याद रखनी है, शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह है, बेशक है, और ये बिल्कुल ट्रांसफरेबल भी है जिस तरह से आर्टिकल में लिखा हो। आपको आर्टिकल का रेफरेंस इसलिए दे रहा है क्योंकि पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में लिखा होता है कि जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और प्राइवेट कंपनी में लिखा होता है कि इनका रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर है। करना चाहो तो कर सकते हो बट अगर कंपनी के डायरेक्टर रिफ्यूज कर दिए तो फिर नहीं कर पाओगे। आप बताओ हाँ या ना, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्लियर है बाकी लोग को? यस सर। टफ तो नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा? नहीं सर। नो सर। तो देख लो, एकदम रिव्यू करो। सबसे पहला क्या है, शेयर एक राइट है, ठीक है, जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है। दूसरा, शेयर वो राइट है जिससे आप प्रॉफिट में क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीसरी बात, सेक्शन 44 ये बोलता है कि शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, इंडिया में शेयर्स को गुड्स के समान माना जाता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है, तो गुड्स में किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। तो किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि उसमें स्टॉक भी आ जाता है और शेयर भी। स्टॉक मतलब गुड्स का स्टॉक और शेयर मतलब कंपनी का शेयर, ये आ जाता है। ये ब्रैकेट में लिखा है अदर देन एक्शनेबल क्लेम, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से कि गुड्स में हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी आती है एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर। एक्शनेबल क्लेम मतलब होता है क्लेम ओवर डेप्थ। जिन प्रॉपर्टी पर आपने उधार रिकवर करने के लिए डेप्थ या डेप्थ क्लेम करने के लिए अपना क्या राइट बता दिया है तो उनको फिर गुड्स नहीं माना जा सकता क्योंकि वो बिक नहीं सकती। जैसे आपको मैं इसका एग्जांपल दे दे रहा हूँ तो आपको ये पता रहे, मेरी बाइक है, आज ये गुड्स है, बिल्कुल मैं बेच सकता हूँ। बट अगर ये बाइक में आपके पास प्लेज रख देता हूँ, गिरवी रख देता हूँ, आप कौन हो, जैसे आप ऋषिता हो, तो ये माना जाएगा कि अब ऋषिता का इस बाइक पे क्लेम है, अपनी डेप्थ रिकवरी के लिए वो बाइक पे क्लेम करके बाइक को बिकवा सकती है। तो अब ये बाइक जो है गुड्स की कैटेगरी में नहीं आ गई, ये गिरवी की कैटेगरी में आ गई। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट यही कहता है कि हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है एक्सटेबल क्लेम को छोड़कर, मतलब हर वो गुड्स जिस पर किसी ना किसी पर्सन का डेप्थ रिकवरी के लिए क्लेम है, दूसरे भाषा में गिरवी रखाई गई प्रॉपर्टी। आपको ये बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो आगे सुनो, सेक्शन 45 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो क्या कहता है कि हर कंपनी में जो शेयर होते हैं, ठीक है, उनको दूसरे शेयर्स से डिस्टिंग्विश करना होता है और इसके लिए डिस्टिंक्टिव नंबर बनाए जाते हैं। इसके लिए डिस्टिंक्टिव नंबर बनाए जाते हैं, ठीक है। हाउएवर ये बात याद रखना, ये प्रोविजन जो है उन शेयर्स पे अप्लाई नहीं होगा जिनको बेनिफिशियल इंटरेस्ट में रखा गया है या जिनको डिपॉजिटरी में रखा गया है। आपको ये सारी लाइंस का मैं मतलब बता दे रहा हूं, आप अच्छे से सीख लो और आपको ये पता होना चाहिए। जैसे शेयर्स हैं, जैसे शेयर्स है, अगर मैं बोलता हूं ये फिजिकल शेयर्स है,
फिजिकल शेयर मतलब जिनको बेचने पर शेयर सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, जिनको बेचने पर शेयर सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। तो सेक्शन 45 बेसिकली ये बोलता है कि इनकी डिस्टिंक्टिव नंबरिंग होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव नंबर्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर अभी बेचे हैं पब्लिक को, अब मैं बोलता हूं युवराज को 3,000 शेयर बेचे गए, वैभव को 4,000 शेयर बेचे गए और भुवन को 3,000 शेयर बेचे गए, तो टोटल ये हो गए 10,000 शेयर बेचे गए। अब जब इनको सर्टिफिकेट इशू होगा तो पहला सर्टिफिकेट जाएगा युवराज को, दूसरा जाएगा वैभव को, तीसरा जाएगा भुवन को। तो अब सर्टिफिकेट में क्या होगा, नंबरिंग हो जाएगी। नंबरिंग कैसे होगी, देखो 3,000 शेयर पहले किसको होगा, युवराज को, तो नंबरिंग होगी 1 to 3,000। फिर अगले 4,000 शेयर किसको होगा, वैभव को, तो नंबरिंग होगी 3,001 से 7,000। ठीक है, और फिर अगले 3,000 शेयर किसको गए, भुवन को, तो नंबरिंग होगी 7,001 से लेकर 10,000। तो डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब ये होता है कि जब किसी को शेयर आप इशू करते हो तो सर्टिफिकेट में आपको नंबर दिखना होता है, कितने से कितने शेयर गए हैं सामने वाले को। तो युवराज को 3,000 शेयर गए, तो 1 से लेकर 3,000 युवराज के पास है। फिर युवराज के बाद किसको गए, वैभव को, तो 3,000 तो ऑलरेडी युवराज के पास है, तो फिर 3,001 से लेकर 7,000 तक वैभव को। फिर अगले 3,000 किसको गए, भुवन को, तो 7,001 से लेकर 10,000 भुवन को। तो पहले आप बताओ, आपको डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब समझ आया कि नहीं, आया ना? क्लियर है? अच्छा, अब वहां पे आगे की लाइन थोड़ा सा पढ़ लो, क्या लिखी है, तो उसका आपको क्लैरिटी होगी। आगे की लाइन यहाँ पर ये लिखी हुई है आपको कि द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू शेयर हेल्ड बाय पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड एज होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी। तो इस लाइन का मतलब भी आप समझ लो कि जैसे आपको शेयर बेचे गए हैं, जैसे आपको शेयर बेचे गए, पर ये शेयर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में बेचे गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में बेचे गए का मतलब होता है आपका डीमैट अकाउंट खोल दिया जाता है। हमेशा याद रखना, जिसका डीमैट अकाउंट होता है, जैसे मैं बोलता हूँ साक्षी के नाम का डीमैट अकाउंट खुला है, तो साक्षी इस अकाउंट की बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो भी शेयर का अमाउंट होता है ना, शेयर का जो भी अमाउंट होता है वो इसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस में दिखता रहता है। जितना भी शेयर ये खरीदेगी उतना इसके क्रेडिट बैलेंस में दिखेगा, और जितना भी ये शेयर ट्रांसफर करेगी ये उसके डेबिट बैलेंस में दिखता रहेगा। पासबुक की तरह ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट डेबिट बैलेंस दिखता रहता है, इसलिए यहाँ पर नो नीड ऑफ डिस्टिंक्टिव नंबर है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल आपको कोई शेयर सर्टिफिकेट तो दिया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर फिर डिस्टिंक्टिव नंबर या अलग से शेयर्स की नंबरिंग करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप याद रखो इस बात को, जब फिजिकल शेयर्स शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू किए जाते हैं तब नंबरिंग दी जाती है। तो नंबरिंग देने का तरीका आपको समझ आ गया। नंबरिंग को क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं। और अगर शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में है या डीमैट फॉर्म में है तो डेबिट क्रेडिट अकाउंट दिखता रहता है, तो आपको डिस्टिंक्टिव नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप बताओ, आपको ये बात समझ आ गई कि सिर के ऊपर से गई? आ गया सर। आ गया सर, समझ आ गया सर। अभी तक हमने जितना पढ़ा, एक एक वर्ड लाइन आपको समझ आ गई है? हाँ चलो फिर आपको मैं आगे बता रहा हूँ। ये आपको मैंने बता दिया क्या, शेयर की मीनिंग, शेयर के फीचर। अब आते हैं हम लोग शेयर कैपिटल के टाइप्स पे। तो यार शेयर कैपिटल के दो मेन टाइप से ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको लास्ट यूट्यूब वाले लेक्चर पे भी ये मैंने बताया था, मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपके मन में किसी प्रकार का क्या है, डाउट ना रहे। जब आप शेयर की बात करते हो तो ये यूनिट है जिसमें आप क्या बोल रहे हो, कैपिटल डिवाइडेड है। मतलब ये है कि अगर एक ऑर्डिनरी कॉमन मैन है, उसको अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा या पैसा लगाना होगा, इन्वेस्ट करना होगा या पैसा लगाना होगा, तो ये सीधी सी बात है, शेयर परचेज करेगा। कंपनी उसको एक बता देगी रेट, जैसे एक शेयर जो है मान लो 1,000 रुपए का है,
तो अब ये अगर कंपनी में पैसा लगाना चाहेगा, इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो 1000 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदेगा। तो इस कॉमन मैन ने समझ लो 5 शेयर खरीदे ऑफ 1000 ईच, मतलब इसने कंपनी में 5000 रुपए लगाया। अब जब वो 5000 रुपए इस कंपनी में लगा रहा है तो इसका लगाया पैसा शेयर कैपिटल का पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है। पर सवाल ये भी है कि पैसा लगाने के बाद इसकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ना, इसकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। क्या चाहता होगा? कंपनी से बेनिफिट चाहता होगा। तो कंपनी ये कहती है कि जैसे आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो 2 स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक स्कीम है आप पैसा लगा के कंपनी के ओनर बन जाओ, इसको इक्विटी स्कीम बोलते हैं। तो इस स्कीम में अगर कोई पैसा लगा रहा है तो बेनिफिट के फॉर्म में क्या मिलता है? वोटिंग राइट मिलता है, मतलब पार्टिसिपेशन मिलता है, डिसीजन मेकिंग है, आपको ओनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इक्विटी का मतलब होता है रिस्क प्लस रिवॉर्ड, और आपको ओनर मान लिया जाता है, आप मालिक हो यार कंपनी के। ठीक है, 5000 रुपए लगा के आप कंपनी के मालिक बन गए, आपको वोट करने का राइट दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉफिट में से पार्ट मिलेगा जिसे डिविडेंड बोलते हैं। अब आप पूछोगे हाउ मच, तो ये फ्लक्चुएट करेगा, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम मिलेगा। तीसरी बात, जब कंपनी बंद होगी तो जब सब कुछ बिक जाएगा तो सरप्लस में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का मतलब, मान लो मतलब एसेट अगर 1 करोड़ की है, ठीक है, लाइबिलिटी जो है 70 लाख की है, तो अब जब सारी लाइबिलिटी पे हो जाएगी तो बचेगा 30 लाख। तो ये 30 लाख को हम सरप्लस मानेंगे, और जिसके पास इक्विटी शेयर है वो इस 30 लाख के सरप्लस में क्या कर पाएगा? पार्टिसिपेट कर पाएगा ना, उसकी भी हिस्सेदारी बन जाएगी क्योंकि वो कंपनी का मालिक है। तो आप जब किसी कंपनी में कैपिटल लगाने जाते हो, एक स्कीम में जो पैसा लगा सकते हो वो है इक्विटी स्कीम, जिसमें पैसा लगाने पर आपको वोट करने का राइट मिल रहा है हर मामले पे, आपको प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा है, फिक्स नहीं मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग मिलेगा। ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा, कम मतलब कम। रिस्क प्लस रिवॉर्ड का मतलब तो वही है ना, ओनर वही देता है। अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो ज्यादा मिलेगा, नहीं कमा रहे हो कम मिलेगा। तीसरा वाइंड अप होगा तो सरप्लस में आपका हिस्सा बनेगा। अब लोग बोलते हैं कि देखो ये ओनर बनना बड़ा रिस्की है, क्या पता आपकी कंपनी चले या ना चले, तो आपको दूसरी स्कीम में बोला जाता है पैसा लगाने, इसको बोला जाता है प्रेफरेंस स्कीम। इसमें बेसिकली क्या होता है, यू आर नॉट द ओनर, आप ओनर नहीं हो, आप ओनर नहीं हो। हाउएवर, क्योंकि आप ओनर नहीं हो लेकिन पैसा लगा रहे हो, तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे ओवर इक्विटी, ओनर के ऊपर प्रेफरेंस देंगे आपको 2 चीजों में, इन रिस्पेक्ट टू। पहली जो चीज होगी जिसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपको पहले डिविडेंड पे किया जाएगा, बस ये होगा कि आपको फिक्स पे किया जाएगा, कम प्रॉफिट हो या ज्यादा प्रॉफिट हो, आपको एक अमाउंट हम बोल दे रहे हैं उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ठीक। दूसरी बात, आपका पैसा एक टाइम के बाद हम रीपे भी कर देंगे, आपका जितना भी प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा आया है हम आपको वापस भी कर देंगे। यहाँ पे वाइंड अप तक का वेट भी नहीं करना, आपका पैसा एक स्पेसिफाइड टाइम, जैसे मैं बोलता हूँ 20 ईयर्स में पैसा ही आपका क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है व्हाई ये प्रेफरेंस शेयर का कंसेप्ट क्यों आया? तो इसका कंसेप्ट इसलिए आया बिकॉज कंपनी डज नॉट want to take debt। कंपनी उधारी नहीं देना चाहती, उधारी से बचना चाहती है। उधारी एक ऐसी ऑब्लिगेशन होती है जहाँ पे लॉस भी होता है तो पे करना पड़ता ही आपको। तो उधारी से बचने के लिए लोगों को ऑफरिंग दे देती है कि चलो यार तुम ओनर नहीं बनना चाहते, कैपिटल लगा दो तुम, हम तुमको क्या करेंगे 2 चीजों में प्रेफरेंस दे देंगे, जब प्रॉफिट होगा तो फिक्स डिविडेंड देंगे तुमको, और तुम्हारा कैपिटल भी रीपे कर देंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि डेप्थ ऑब्लिगेशन आपके ऊपर या कर्जा नहीं आ रहा है, आपको गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है, और एक इंसान खुशी खुशी आपकी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है क्योंकि उसको लॉस नहीं सहना है, उसको पता है कि उसको एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा। आप बताओ आपको ये बात कितनी समझ आई? सर, हाँ ये भाई जो सर। प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड फिक्स्ड रहता है ना, वो हाँ, फिक्स कौन करता है? कंपनी करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स। कंपनी में डायरेक्टर्स ही करते हैं ना? हाँ, डायरेक्टर्स ही करते हैं, ठीक है ना? कितना क्लियर हुआ? हो ओके सर। गया। अच्छे आ से। गया सर। तो समझ आ गया पैसा लगाना है तो तुम्हारी क्या स्कीम है पैसा लगाने की? एक है या तो इक्विटी शेयर खरीदो, दूसरी क्या है?
प्रेफरेंस शेयर खरीदो। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या खरीदना चाहते हो। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, तो आपको यहाँ मैंने बता दिया है। प्रेफरेंस शेयर जो है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो है जिनको डिविडेंड मिलता है किसके पहले, ऑर्डिनरी शेयर्स के, मतलब ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर्स के पहले, पर इनमें वोटिंग राइट नहीं होते। ठीक, कुछ कंडीशन या सेटिस्फाई करनी होती है। सबसे पहला डिविडेंड में क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट है, मतलब आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा या फिक्स रेट पे मिलेगा। दूसरा बेसिकली ये है कि आपका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, रीपे हो जाएगा, रीपे हो जाएगा। ये बेसिकली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल बात करोगे तो यार ये कंपनी का कॉमन स्टॉक है। कॉमन स्टॉक मतलब एक्चुअल कैपिटल यही है, और ये ओनरशिप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये ओनरशिप की रिप्रेजेंटेशन देता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये दो तरह के कैपिटल आपके हो गए। अब अगर मैं आपको बोलूं, आपको बनाना है डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको बनाना है डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो आप बताओ इसमें चार डिस्टिंग्विश क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, चार डिस्टिंग्विश क्या क्या बना सकते हैं, चार ही पहले बना। तो वोटिंग राइट ओनर होते हैं, प्रेफरेंस राइट वाले ओनर नहीं होते, मतलब आप और फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट होता है। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं तो इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट तो डिविडेंड का बन सकता है, दूसरा वोटिंग राइट का बन सकता है, तीसरा रीपेमेंट का बन सकता है, और चौथा ओनरशिप का बन सकता है। सही बात है, गलत बात है? हाँ सर। क्लियर है? अब आगे जो बोल रहा हूँ वो समझो, और उसके बाद लेक्चर में कंक्लूड करता हूँ। एग्जैक्ट 9:05 तक पढ़ा करेंगे हम लोग, 9:05 9 बजे तक, ठीक है? ओके सर। तो अब सुन लो, ये जैसे मैंने बता दिया, तो आगे हम करते हैं कि कैपिटल इशू कैसे करेगी कंपनी, हाउ टू इशू कैपिटल, या स्पेसिफिक बात करूं तो शेयर कैपिटल कैसे इशू करे कंपनी, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो बेसिकली माना जाता है कि अगर कैपिटल इशू करना है ना, तो आप पहले क्या करो, अपनी कंपनी का नेचर देख लो, नेचर ऑफ कंपनी देख लो। नेचर ऑफ कंपनी का मतलब होता है, मेनली दो ही तरह की कंपनी मानी जाती है, या तो होती है पब्लिक कंपनी, या तो होती है प्राइवेट कंपनी। मेनली तो दो ही होती है। पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो होती है जिसको ये एलिजिबिलिटी दी गई है कि वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, बेच सकती है। यहाँ पे लिख देते हैं, कैन इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स। जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर्स खरीदने के लिए। सब्सक्राइब मतलब परचेज करना होता है। प्राइवेट कंपनी काम नहीं कर सकती हैं, मैक्स 200 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। तो अब बात बहुत छोटी सी है, सिंपल सी है, कि अगर कभी भी ध्यान रखो पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करना हो तो इसके पास चॉइस है कि पब्लिक को इशू कर सकती है शेयर्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स को कर सकती है शेयर इशू, और ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी कर सकती है, जो अभी शेयर होल्डर है उनको भी कर सकती है। तो आपको मैं टर्मिनोलॉजीज बता दे रहा हूं कि जब एक पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो इसको पब्लिक इशू कहा जाता है, इसे पब्लिक इशू कहा जाता है। और इसको प्रिसाइज करके बोलूं तो आईपीओ, एफपीओ। पहली बार प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगा गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये वर्ड आप सबने कभी ना कभी सुना ही होगा। और एफपीओ मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, उसी प्रोजेक्ट के लिए दोबारा पैसा मांगना। तो आप इस बात को फोकस करके ध्यान रखो, पब्लिक कंपनियां कैसे कैसे पब्लिक से पैसा ले सकती है या शेयर कैपिटल कैसे कैसे इशू कर सकती है। तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो क्या होता है, पब्लिक को इशू करना शेयर, जिसे पब्लिक इशू बोलते हैं, या तो आईपीओ होता है मतलब पहली बार इशू करना, या एफपीओ होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। अगर यही काम ग्रुप ऑफ पीपल से ले रही है, जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर ना करके सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को कर रही है, तो इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे, इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करने और शेयर बेचने हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग या तो राइट इशू, या तो हम इसे बोलते हैं बोनस इशू।
तो इस बात पे फोकस करो और ध्यान रखो, जब एक पब्लिक कंपनी शेयर बेचना चाहती है तो 3 तरीके हैं। पब्लिक को बेचना पब्लिक इशू कहलाता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बेचना प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है, और अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना राइट इशू या बोनस इशू कहलाता है। इसे याद रखो, प्रेफरेंशियल इशू भी कहते हैं, प्रेफरेंशियल इशू भी कहते हैं। ठीक, प्राइवेट कंपनी अगर आप चला रहे हो तो यार सीधी सी बात है कि आप जो है जनरल पब्लिक को तो शेयर नहीं बेच सकते, तो या तो फिर आप ग्रुप ऑफ पीपल को बेच सकते हो, अपने पहचान के लोगों को, या तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेच सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेच सकते हो। तो अगर ग्रुप ऑफ पीपल को कर रहे हो तो इसको क्या टर्म दूंगा, बोलो फटाफट। ग्रुप ऑफ पीपल, प्राइवेट प्लेसमेंट। वेरी गुड, तो प्राइवेट प्लेसमेंट। बोलूंगा प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। और अगर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करना चाहूं तो क्या करूंगा, राइट इशू, बोनस इशू। तो क्या फर्क आया पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में? पब्लिक कंपनी वो है जो पब्लिक इशू ला सकती है, मतलब जनरल पब्लिक को शेयर बेच सकती है, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को बेचेगी या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेचेगी। इसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट करना। आपको कितनी समझ आ गई मेरी कही हुई बात? पूरी समझ आ गई। सर, हाँ बेटा बोलो। सर पब्लिक कंपनी में तीनों को नहीं कर सकते क्या? क्या चीज? पब्लिक कंपनी में पब्लिक इशू भी कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी, और एग्जिस्टिंग शेयर, बिल्कुल तीनों को कर सकते हैं एक साथ। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना? है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो आज का हाँ लेक्चर, सर। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज का लेक्चर मैंने आपको इतना पढ़ाया है, मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आज मैं आपको रिकॉर्डेड नहीं भेजूंगा, अभी क्या है आज इसी का वीडियो में भेजता हूँ, इसको एक बार दोबारा देख लेना क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है, ठीक है? और ठीक है। कल सुबह मैं 8:30 बजे मिलूंगा, तो लाइव में तो पढ़ाऊंगा ही, उसके बाद आगे का ना मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा ताकि ऑन टाइम आपका कोर्स खत्म हो जाए, ठीक है? ओके सर। हाँ ये सर। आप पढ़ो, तो कल 8:30 बजे सुबह मिलेंगे हम लोग। अभी प्रियंक सर की क्लास है क्या? यस हाँ, सर। 9 बजे। कितने बजे से? 9 बजे से। 9 बजे से रहता है। चलो भीड़ के मेहनत करो बेटा, पढ़ना है तुम लोग को बहुत, है ना? अभी ओके ठीक है, सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ।